हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए। साथीगण, आपके 2016 से लेकर 2021 तक जितने भी दोस्तों क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से पूछा गया था, साथीगण आइए इस क्लास के माध्यम से पूरा का पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए साथीगण पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है तब यह स्थिति जाना जाता है। तो ये पूछ रहा कि किस रूप में जाना जाता है। साथीगण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुद्रास्फीति जनक जब मंदी होता है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि बेसिकली एक अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति होता है और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होता है ना, तो तब वह स्थिति में मुद्रास्फीति मंदी के रूप में जाना जाता, जो आपको साथीगण याद रखना है। एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं साथीगण अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक पॉइंट कह रहा हूँ कि अगर आपको साथीगण आरआरबी एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और अगर दोस्तों आप टॉपिक वाइज अगर आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है, जो 2016 से लेकर 2021 में दोस्तों जितने भी पेपर हुआ था, उन सभी पेपर से दोस्तों क्वेश्चन छांट छांट कर दोस्तों कुल 16 टॉपिक है दोस्तों, जो आपके लिए एक ई बुक बनाया गया है। मात्र दोस्तों 500 से भी अधिक क्वेश्चन है, और ये दोस्तों 21 रुपये लग रहा है। ऐसे मेरे साथीगण, अगर आपको पंचवर्षीय योजना, अनुच्छेद, विटामिन डिजीज, 1857 की क्रांति, मौर्यकाल, नदी, बांध एवं झील, खेल कूद एवं ट्रॉफी, पुस्तक एवं लेखक, त्योहार एवं उत्सव, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, जनगणना, इन सभी टॉपिक अगर आपको दोस्तों पढ़ना है, और वो भी दोस्तों पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके 2016 से लेकर 2021 में एनटीपीसी में जो जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो साथीगण आप सबका स्वागत है। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। बहुत ऐसे मेरे दोस्त जिन्होंने अब तक ले चुका है। अगर मैं कहूँ ना दोस्तों, इस ई बुक में किस तरीके से क्वेश्चन को डाला गया है, तो आप देख सकते हैं पूरे सिस्टमेटिक तरीके का क्वेश्चन डाला गया है। अगर आपको पुस्तक एवं लेखक से पढ़ना है, तो फ्रंट पेज जो आपकी ई बुक है ना, वहाँ डाला गया कितने पेज से लेकर इतने पेज के बीच में पुस्तक एवं लेखक से क्वेश्चन डाला गया है, इतने नंबर से इतने क्वेश्चन के बीच में आपके पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन डाला गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ई बुक होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपकी बार एनटीपीसी पर 7856897115 दोस्तों व्हाट्सएप के जरिए जरूर जुड़िएगा। ठीक है, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि एक फर्म का लगभग अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत जो किसके बराबर होता है साथीगण, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि के बीच का अंतर, यानी एक फर्म का लागत अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत के बीच का अंतर, जो साथीगण आपको याद रखना है। हमेशा आप सबके एग्जाम में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आप सबको नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आप सबके लिए ला रहा हूं, ताकि आपके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया, एटलीस्ट इनको रिवीजन जरूर करके जाना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा GDFCF का सही संपूर्ण रूप है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन दोस्तों, और ये भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2021 का पूछा गया है। और अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं, तो सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो साथीगण आप सबको याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि एक उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और बीच स्पर्शा के बिंदु पर स्थित होता है, तो इसमें से ये पूछ रखा कि कौन से प्रभाव के कारण से होता है। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आपके अधिमानता वक्र के कारण से होता है दोस्तों, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा मांग का निर्धारक नहीं है? कीमतों में बदलाव की उम्मीद, उपभोक्ता की आय, उत्पादों का मूल्य और विक्रेता की पसंद और वरीयता। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर कि विक्रेता की पसंद और वरीयता, जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि उसमें से एक प्रकार के मांग का निर्धारक नहीं है, लेकिन कीमतों में बदलाव की उम्मीद ये आपके मांग का निर्धारक है। उपभोक्ता की आय, उत्पादों का जो मूल्य है ना, से आपके मांग का निर्धारक है, लेकिन विक्रेता की पसंद और वरीयता एक प्रकार से मांग का निर्धारक नहीं है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है आपके आरआरबी एनटीपीसी 2016, 2020 और 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये बहुत अच्छा क्लास लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाती है और किसके घटाकर किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार का पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि शुद्ध जो राष्ट्रीय उत्पाद की गणना है ना, सो किसको घटाकर की जाती है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद को घटाकर किया जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाती है, उसमें से किसको घटा के किया जाता है? इसका भी क्वेश्चन दोस्तों आंसर सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। ओके, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि एक साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? साधन भुगतान, वस्तुएं एवं सेवाएं, मूल्यह्रास और व्यय। और साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो मूल्यह्रास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो आप सबसे रिक्वेस्ट है साथीगण, हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि उपभोग करने के लिए सीमांत परिवर्ती एमपीसी किसे संदर्भित करता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर अगर मैं कहूँ दोस्तों तो आपके आय में परिवर्तन के रूप में खपत के परिवर्तन की दर जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि उपयोग करने के लिए सीमांत परिवर्ती जो आपके आय में परिवर्तन के रूप में खपत के परिवर्तन की दर को संदर्भित करता है, जो आपको ध्यान देना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन कहूँ दोस्तों कि निम्न में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी रहती है? तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो आपके स्वमोचन विनिवेश इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपके ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूं, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और अगर दोस्तों टॉपिक वाइज अगर आपको 2016 से लेकर 2021 तक लेना है तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही मेहनत से इस टॉपिक वाइज को बनाया गया दोस्तों, आपके लिए मात्र 21 रुपये रखा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है। इसमें आप कंटेंट देख सकते हो दोस्तों, पूरे फ्रेश कंटेंट आपके एग्जाम के डाला गया है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि बाहरी झटकों के खिलाफ मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए मुद्रा बाजार में किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप को क्या कहा जाता है? और दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो बांध्यकरण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो साथीगण आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च शक्ति वाले धन को उचित रूप से परिभाषित करता है? इसमें से दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑप्शन तो परिवारों या व्यक्तियों द्वारा उपभोग किए जाने वाला धन, कुल सरकारी उपभोग की अधिकता, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा जिसे जनता या वाणिज्य के बैंकों द्वारा धारण किया जा सकता है, और चौथा पॉइंट परिवारों और या व्यक्तियों के एकमात्र किया गया धन। जो इस क्वेश्चन का आपको ऑप्शन जो कि दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा कि केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई वह मुद्रा जिसे जनता या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारण किया जा सकता है, वही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप सबको साथीगण याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि निवल जो मूल्य का सूत्र क्या होता है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं कि निवल मूल्य बराबर संपत्ति माइनस देयता, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य है, इसे मूल्य के भंडार के रूप में जो कि उपयोग किया जाता है, इसे मूल्य की माप के रूप में उपयोग किया जाता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं दोस्तों, जो आप सबको याद रखना है, ए और बी दोनों इस क्वेश्चन का आंसर जो कि दोस्तों फिर से देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके 1 और 2 दोनों जो कि सही आ जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है, तो आपको दोस्तों ऑप्शन ये दिया गया। अगर मैं ऑप्शन पढ़ूंगा ना दोस्तों तो 80 क्वेश्चन है दोस्तों, उसको कराने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं कि सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो आपको ध्यान देना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि वैध मुद्रा वह है जिसका जो आपके सरकारी खर्च के बराबर का कर है, कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, अंकित मूल्य के बराबर आंतरिक मूल्य है, कोई और परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, जो वैध मुद्रा का एक जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिया गया और इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा रुपये का चिन्ह जो किस वर्ष अपनाया गया था, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। और अगर मैं कहूँ दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कि 2010 में रुपये का चिन्ह को अपनाया गया था, जो साथीगण आप सबको याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि वह मुद्रा की दूसरी मुद्रा के संदर्भ में कीमत को
किस रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो विदेश विनिमय दर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के संदर्भ में कीमत को विदेशी विनिमय की दर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित भारतीय बैंक नोटों में से किसके पृष्ठ भाग में सांची स्तूप रूपांकित किया गया था? ये दोस्तों एक बार नहीं कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर की 200 रुपये के नोट के पृष्ठ भाग में आपके सांची के स्तूप को नामांकित किया गया, रूपांकित किया गया, जो आपको याद रखना है। और हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी नोट है उनसे रिलेटेड दोस्तों आपको एटलीस्ट याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके इलाहाबाद बैंक आ जाएगा कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक आपके इलाहाबाद बैंक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? तो ये दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है और इस क्वेश्चन का आंसर कि यह भारत में वित्तीय क्षेत्र का समेकित और पर्यवेक्षण करता है, जो साथीगण आपको याद रखना है। हमेशा आपके आरबीआई से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्तों, ये जितना भी क्वेश्चन है आपके आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। आप सबसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट इतना सा क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? जो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो 1976 आ जाएगा कि केंद्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1976 में लागू किया गया था, पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। अभी तक 2 क्वेश्चन में दे चुका हूं और एक क्वेश्चन और मैं 3 क्वेश्चन आपको आज के इस क्लास में होमवर्क में दूंगा। ठीक है। और आपको तीनों का तीनों दोस्तों एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है श्रकार के बजट व्यय को मोटे तौर पर कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 5, 3, 2, 4। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके कि 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जो आपको साथीगण याद रखना है कि सरकार के बजट जो व्यय होता है ना वो आपके मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये भी दोस्तों आपके एनटीपीसी का क्वेश्चन है और 1996 में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर तय किया जाता है, तो ये पूछ रहा है किसके द्वारा सीआरआर तय की जाती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है, जो साथीगण आपको ध्यान देना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन से गलत जोड़ी है? आप बैंक और संबंधित श्रेणियों को पहचाने। पंजाब नेशनल बैंक को सार्वजनिक बैंक का जो कि कहा जाता है, कैनरा बैंक भुगतान बैंक, एयू बैंक लिमिटेड लघु वित्तीय बैंक और एक्सिस बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का बैंक। इसमें से दोस्तों पूछ रखा है कि कौन से जोड़ी गलत है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कैनरा बैंक हो ना, ये भुगतान बैंक नहीं दोस्तों, आपको याद रखना है। और ये तीनों बैंक को याद रखना है कि पंजाब जो नेशनल बैंक है एक प्रकार के सार्वजनिक बैंक क्षेत्रों का हिस्सा है, एयू जो बैंक लिमिटेड एक लघु वित्तीय बैंक है और एक्सिस जो बैंक लिमिटेड है एक प्रकार से निजी क्षेत्र का बैंक है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अपने बैंकों से ऋण लेती है तो उसे क्या कहता है? तो तरलता दर, एक्सचेंज दर, रिवर्स रेपो दर और रेपो दर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिवर्स रेपो दर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब अन्य बैंकों से जब ऋण लेता है ना तो उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है, जो आप सबको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि कंघी द्वारा कपास को बीज से अलग करना ये क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ओटाई कहलाता है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि समोच्च रेखीय जो जुताई क्या होता है? तो समोच्च रेखा अगर जुताई की बात करूँ ना दोस्तों तो एक प्रकार से समोच्च रेखाओं के साथ ढलान वाली भूमि पर जुताई करना। ये दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अलग वाला आ गया। ठीक है। अच्छा दोस्तों अगला अगर मैं कहूँ कि हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा आपकी हरित क्रांति से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ कि इसमें समय के साथ घटते विषय निवेश की आवश्यकता होती है, यही गलत बोल रखा है। इससे फसल की उपज में वृद्धि होता है, ये सही बोल रखा है दोस्तों। इसमें अधिक उपज देने वाले किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों ये भी पॉइंट बोल रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सबको याद रखना है। उसमें से जो पहला ऑप्शन है ना यही गलत है। और हरित क्रांति के जनक आपके भारत में एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है और वहीं वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों की विशेषज्ञ होता है इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो ट्रैक खेती कहा जाता है दोस्तों। कि ट्रैक खेती उसे कहते हैं कि जो किसान केवल सब्जियों की विशेषज्ञ होता है। ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के किस राज्य में कांट एवं दाह कृषि को वेवर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार नहीं दोस्तों कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है कि बेवर के नाम से कौन से कृषि को और कौन से राज्य में जाना जाता है? तो आपके भारत के मध्य प्रदेश में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रारंभिक जो निर्वाह कृषि और संबंधित राज्य के गलत युग्म की पहचान करें। कुरवा जो झारखंड में, कोमना केरल में, पोडू आंध्र प्रदेश, दहिया मध्य प्रदेश में। इसमें से गलत पूछ रखा है। ठीक है। अगर मैं गलत की बात करूँ तो जो कॉमन है सो केरल में नहीं है, लेकिन कुरवा आपकी झारखंड में, पोडू आपके आंध्र प्रदेश में और दहिया आपके मध्य प्रदेश में। ये संबंधित आपकी कृषि आपको याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्रारंभिक निर्वाह कृषि और संबंधित राज्य का कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों ये मैंने आपको कहा। ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि वह भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे क्या कहलाता है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो वर्तमान प्रति इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन 80 का 80, आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों ये जोश एग्जाम मैग्नेट जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों उसमें जाके आप पीडीएफ दोस्तों जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और कोई भी ऐसा मेरा दोस्त नहीं है जो आप सब इस तरह से क्वेश्चन पढ़ के जाता होगा। नहीं दोस्तों इस तरह पढ़ भी नहीं करते आप लोग। तो दोस्तों आप ये मैं फ्री आपको पीडीएफ दे रहा हूँ दोस्तों जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जाके जरूर इस क्लास का पीडीएफ लेके रिवीजन कर लेना। ठीक है। सब क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों, है ना। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग में है? गुलाबी, स्वर्ण, काला और धूसर। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं दोस्तों तो धूसर आ जाएगा। अगर आप मेरे जो मेरे साथी का ना अगर खेती उती करते हो तो इसके बारे में आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा निकाय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य का सिफारिश करता है? तो नीति आयोग, नाबार्ड, सीए, सीपी और एफसीआई। तो साथीगण ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीए सीपीआई इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय, दोस्तों ये फिर रिपीट आ गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण नाम क्या है? तो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। दोस्तों ये एक बार नहीं आपके एग्जाम में 100 बार क्वेश्चन पूछा हो गया। आपको साथीगण याद रखना है कि हरित क्रांति के संदर्भ में HYV का पूरा नाम क्या है? तो साथीगण हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि TANWA 1980 के दशक के अंत में तमिलनाडु में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक और जैविक खेती में प्रशिक्षित करने के लिए शुरू की गई और एक परियोजना थी। तो यही पूछ रखा कि TANWA का पूर्ण रूप क्या है? दो साथीगण आपको याद रखना और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया। तो तमिलनाडु वीमेन इन एग्रीकल्चर दोस्तों जो आपको साथीगण याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गार्गिल फॉर्मूला को भारत में राज्य योजना के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए अनुमोदित किया गया था, जिसका नाम सामाजिक वैज्ञानिक और भारतीय योजना के पहले आलोचना के नाम से रखा गया था। तो ये पूछ रखा कि गार्गिल जो फॉर्मूला है ना सो कौन से साल में आया था? जो आप सबको साथीगण याद रखना है 1969 में आया था। और हमेशा आपके एग्जाम में दोस्तों जितने भी पंचवर्षीय योजना से संबंधित मॉडल है, चाहे गार्गिल मॉडल आ जाएगा, चाहे महालोबिस मॉडल है, चाहे आपके हैरर डोमर मॉडल है, इनसे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एक क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास के माध्यम में आपको रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है। जवाहर रोजगार योजना 1989 में की गई थी। तो ये किसके उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? तो साथीगण अगर मैं बात करूं तो जरूरतमंद ग्रामीणों मजदूरों के लिए रोजगार और पैसा जो कि करने के लिए दोस्तों जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू किया गया था। और आपको एटलीस्ट 1989 याद रखना है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो 1989 में। और जरूरत जो गरीब ग्रामीण जो मजदूर है ना उन्हीं के लिए मजदूरी और रोजगार के लिए शुरू किया गया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन कि वाल्मीकि अंबेडकर आवास जो योजना का उद्देश्य प्रदान करना है, तो किसके लिए प्रदान करना है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले के लिए आवास और शौचालय की सुविधा करना, ये आपके
वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना का उद्देश्य है, जो साथीगण आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष डैश में न्यूनतम प्रदान करता है, तो दिनों के लिए गारंटी मजदूरी करता है, तो ये 100 दिनों की लिए जो गारंटी मजदूरी रोजगार देता है, तो ये भी पॉइंट याद रखना। और हमेशा नरेगा से और मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना 100 दिन के लिए गारंटी आपके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के तहत दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया के उस संग्रह का नाम बताइए जिसे 2019 में जारी किया गया था। दोस्तों ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इसलिए दोस्तों मैं लेकर आया, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता और पूछ भी सकता, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 आ जाएगा। ठीक है, कि 2019 में जारी किया गया डिजिटल भारत सक्षम भारत, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम बीमाकृत राशि कितना है, 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख और 2.5 लाख। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपकी 1 लाख रुपया आ जाएगा। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का उद्देश्य क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपको होमवर्क में आंसर करना दोस्तों। और अगर दोस्तों इस क्लास का PDF अगर लेना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स जोश एग्जाम मैग्नेट के माध्यम से दोस्तों आप जाके टेलीग्राम में ले लीजिएगा, और ये तीनों क्वेश्चन का मैं आपके टेलीग्राम में दोस्तों आंसर दे दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ई वे बिल निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है। ये 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं कि माल और सेवाओं का जो पोस्ट पेमेंट होता है ना, उसी को ई वे बिल कहा जाता है, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण के उद्देश्यों में से एक नहीं है। अगर मैं कहूँ ना कि कौन उदारीकरण के उद्देश्यों में से एक नहीं है, तो उसमें से प्रौद्योगिक और विदेशी पूंजी के प्रभाव को कम करना एक प्रकार से उदारीकरण का उद्देश्य नहीं है दोस्तों, जो आपको याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं पुनः कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी की टॉपिक वाइज अगर दोस्तों 2016 से लेकर 2021 तक क्वेश्चन लेना दोस्तों, तो यकीनन दोस्तों एक बार मुझ पर भरोसा करके ले लो। बहुत ऐसे मेरे साथ जिन्होंने अब तक ले चुका है, मात्र 21 रुपये लग रहा दोस्तों। यकीनन मानो दोस्तों, पूरा क्वेश्चन को छांटा हूँ पहले, उसके बाद स्क्रीनशॉट मारा हूँ, फिर जाके कॉपी करके दोस्तों MS वर्ड में दो को PDF बनाया हूँ। बहुत मेहनत लगा दोस्तों, मात्र 21 रुपये ले रहा हूँ। मैं इसलिए ला रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपको क्वेश्चन ढूंढना ना पड़े। अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप 21 रुपये देकर दोस्तों ले लो और पढ़ लो, क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसे दोस्त ले चुका है। ठीक है, हर एक टॉपिक दोस्तों जिससे आप कह नहीं सकते हो किसी क्वेश्चन नहीं आता है। आपके एग्जाम के लिए दोस्तों कुल 16 टॉपिक इस ई-बुक में डाला गया। बेस्ट ई-बुक आपके एग्जाम के लिए रहेगा दोस्तों, आप यकीनन एक बार भरोसा करके ले लो दोस्तों। ठीक है, इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए दोस्तों आपको मिल जाएगा। ये दोस्तों कुछ आप देख सकते हैं पूरे आपकी सैंपल के जरिए दिया गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूरे सिस्टमेटिक तरीके से फॉरवर्ड जो कि फॉर्मेट से बनाया गया दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों ये बेस्ट ई-बुक होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुटीर उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर मैं बात करूं कि कुटीर उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से अग्रिम तकनीक और कौशल की आवश्यकता, जो ये आंसर गलत है दोस्तों। स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करता है, घरेलू उद्योग शामिल है, परिवार या असंकालिक श्रम का उपयोग करता है, ये तीनों पॉइंट आपके सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया जो कि किस वर्ष शुरू किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके 1991 में उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया को शुरू किया गया था, जो आपको याद रखना 1991 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की पहली औद्योगिक नीति संकल्प को कब जो कि पारित किया गया था। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूँ तो 1948 में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 1991 में भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति के बाद कुछ उन उद्योगों में से है जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इसमें से कौन सा दोस्तों जिनका लाइसेंस आपको लेना बहुत अनिवार्य है। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आपके सबसे बढ़िया आंसर शराब है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर शराब है, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला बड़े पैमाने का लोहा और इस्पात संयंत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और हमेशा इन इस्पातों से संबंधित आपके पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और किसके किसके मदद से खोला गया था ये भी आपको साथीगण
याद रखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपके टिस्को आ जाएगा। और टिस्को दोस्तों कहाँ पे है ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है। अगला क्वेश्चन 1950 के दशक में भारत की पहली स्वदेशी स्वामित्व वाली साइकिल निर्माण इकाई एटलस जो साइकिल कहाँ स्थापित की गई थी। देख रहे हो दोस्तों क्वेश्चन का लेवल ये क्या आपके 2016-2020 का। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना आपके एग्जाम का सब क्वेश्चन पूछा गया है। आप केवल दोस्तों शिद्दत से इस क्लास को देखो और एटलीस्ट दोस्तों एक बार इस क्लास को पुनः रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 61 के दौरान पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से कौन से इस्पात संयंत्र खोला गया था। मैंने कहा ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपके महालोबिस मॉडल पे आधारित था। 1956 से 61 के बीच में उद्योग पे आधारित था, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की सूची में जो कि है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ साथीगण तो कोल इंडिया लिमिटेड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मूल क्षेत्र के उद्योगों में शामिल इनमें से कौन सा नहीं है। तो साथीगण इसमें से जो चीनी है ना सो एक प्रकार से मूल क्षेत्रों के उद्योग में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खालिल पैकी कौनते महारत्न जो PSU या है जो आपके इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपके भेल आ जाएगा। BHEL इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था क्या बोलकर अर्थव्यवस्थीय प्रमुख जो धोरणात्मक उद्योगांवर सरकारचे नियंत्रण असलेले समाजवादी राज्य और युधिष्ठिर साध्य करण्यासाठी औद्योगिक घोरवा 18वें IPR 1956 में आने की स्वीकार्यता अला या ठवा करोनुसार उद्योग जो इस क्वेश्चन पूछ रहे हो। देखो दोस्तों किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ रखा है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों आपको अच्छा से ये पढ़ लेना है। तो तीसरी श्रेणी में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से भी कभी कभी आपके NTPC में क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी गया था, ओके। अगला क्वेश्चन दोस्तों की उत्पाद नाची जो प्रति एकक एकूण कीमत डैश जो कि ये क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ दोस्तों तो आपके सरारी कीमत इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसका लैंग्वेज बहुत बड़ा कठिन है, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ने में भी मुझे मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको आराम से इसको पढ़ लेना है, ओके। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वोत्तम मोठी बैंक कोणती आहे। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ दोस्तों तो आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सेतु भारतम कार्यक्रम कोणत्या वर्षी शुरू जो कि किया गया था। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ कि सेतु भारतम जो कार्यक्रम है ना सो कब शुरू किया गया था, तो 2016 में किया गया था। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि भारत तिली श्वेत क्रांति जो शुरुआत कोणत्या राज्यात झाली। तो साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके गुजरात आ जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन कि जोहवा कोणताही बाजारत नवाची बाजार रचना अस्तित्वता अस्ते। जो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो जो उगाद एकच विक्रेता आते। साथ ही लगता है हमको ये थोड़ा आपके संस्कृत के लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा आराम से पढ़ना है। भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये थोड़ा सही लैंग्वेज में आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके चौथी पंचवर्षीय योजना, इस क्वेश्चन का आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्ष्य जो कि वृद्धि प्राप्त कर लिया था। अगर मैं बात करूं कि इसमें से कौन सा जो अपना लक्ष्य वृद्धि प्राप्त कर लिया था तो 8वीं जो योजना ना इन्होंने लक्ष्य अपनी वृद्धि को प्राप्त कर लिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद 2 और पंचवर्षीय योजना कब तक चली थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन दोस्तों। और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो 1965 आ जाएगा। भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पे आधारित था, हैरोडोमर मॉडल पर आधारित पर, और जो महालोबिस से ये आपके दूसरे पे और एक गार्गिल आपके चौथे पे है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कौन से वर्ष में शुरू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, जो चौथे वर्ष में शुरू किया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान पहली पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था, तो 1951 से लेकर 56 के बीच में लागू किया गया था, जो आप सबको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकवादी थे जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के लिए भारत की कार्यनीति तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो साथीगण, इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं बात करूँ तो आपके ऑप्शन नंबर ए, जो पीसी महालनोबिस जिसे कहते हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से कौन सी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपके महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन की ग्रामीण अधोसंरचना के उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी दोस्तों पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया था आप सबके लिए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से लाया गया। और दोस्तों अगर आप ई बुक लेंगे ना तो उसमें से करीब 50 क्वेश्चन मैं पंचवर्षीय योजना से डालूंगा जो अभी आपके एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए कितना ओरिएंटेड और कितना इंपॉर्टेंट आप ये ई बुक, ठीक है। तो दोस्तों जाके जरूर एक बार ई बुक को परचेज कीजिएगा, आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया हर एक क्वेश्चन है, ठीक है। कौन से पंचवर्षीय योजना, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो समाप्त कर दिया गया था, तो दोस्तों जो कि 2017 में पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, लेकिन उसे 2015 में समाप्त करके नीति आयोग गठन किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता दी, जिसका उद्देश्य इस्पात संयंत्र, पूंजीगत समान उद्योग आदि जैसे कई भारी उद्योग स्थापित करना था, जिसके लिए प्रत्यक्ष सरकारी भागीदारी और राज्य की भागीदारी की आवश्यकता थी, इसलिए इसे लॉन्च किया गया था। इसमें से कौन से औद्योगिक नीति संकल्प जो आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय शुरू किया गया था, तो आपके औद्योगिक नीति 1956 में शुरू किया था, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी पंचवर्षीय योजना को विकसित दर समान है। योजना आयोग का गठन 1951 में किया गया था। राष्ट्रपति योजना आयोग के प्रधानाध्यक्ष होता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू किया गया था। तो साथीगण इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आपको ऑप्शन नंबर 4, जो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश के 5 IIT शुरू किया गया था, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था ना 1951 से 56 के बीच में, तो उसी समय 5 IIT जो कि शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों की 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। ये पूछ रखा कि कौन से ईयर में बना था, जो आपको याद रखना 1995 में बना था। और अगर मैं बात करूं उस समय 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। हरित क्रांति 1965 में शुरू की गया था और पंचवर्षीय योजना 1961 के 66 के बीच में चला था। तो उन्हीं बीच में कितने पंचवर्षीय योजना चल चुका था, तो दोस्तों क्या बोल रखा है कि हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुआ और पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 के बीच में चला था। तो ये पूछ रखा है जो आपके चौथा इस क्वेश्चन का आंसर जो 3 है ना, ये आपको याद रखना कि 3 जो गैप आया था, ये आपको साथीगण याद रखना है। तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा, लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ अगर आपको RRB NTPC की टॉपिक वाइज अगर आपको 2021 से लेकर 2016 से 21 तक लेना है, तो दोस्तों पूरे टॉपिक वाइज करके बनाया गया है। हर एक टॉपिक दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है दोस्तों। कुल 16 टॉपिक है दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं अपनी मेहनत के लिए दोस्तों मात्र 21 रुपये ले रहा हूँ दोस्तों। ये टॉप 500 क्वेश्चन दोस्तों इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए जरूर जुड़िएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो ना, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट करके बनाया गया। तो दोस्तों आप सबको अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल दोस्तों जाके जुड़िएगा, इस क्लास का PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका थैंक यू सो मच।